अच्छी खबरें पाक चीन ताल्लुकात को लेकर ज़रूर सामने आ रही हैं, जिसमें पेशरफ्त हो रही है। और अब जो आपस में चीनी करेंसी में जो ट्रेड है उसमें भी हमने एक खातिर ख्वाह इजाफा देखा और 14% का उसमें इजाफा हुआ है। ज़ाहिर सी पैक इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। सी पैक की क्या अहमियत है और आने वाले दिनों में किस तरह से ये गेम चेंजर का किरदार दोनों ममालिक के दरमियान और पूरे खत्े में अदा कर सकता है, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। बीजिंग से इस वक्त यासिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। सी पैक के हवाले से भी खासी ग्रिप है इनकी, तो इनसे ज़रा जानेंगे कि चाइना में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है सी पैक को लेकर। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। हम पाकिस्तान में तो इसको एक गेम चेंजर मंसूबे के तौर पर देख रहे हैं, चाइना में भी इसी तरह की संजीदगी पाई जाती है सी पैक को लेकर। आप चूंकि बीजिंग में मौजूद हैं तो जरा वहां क्या एटमॉस्फेयर है बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया पहले तो मुझे लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ तक पाकिस्तान और चाइना की बात करते हैं या इन ताल्लुकात की बात करते हैं, तो इस मामले में अगर आप चाइना विज़िट करते हैं और यहाँ रहते हैं तो ये चीज़ बड़ी क्लियर हो जाती है हम पाकिस्तानियों के लिए कि चाइनीज़ की आवाम, चाइनीज़ की हुकूमत जो है वो पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करती है। और इस चीज़ की रिफ्लेक्शन हमें, जो आप सी पैक की बात करते हैं, उन पॉलिसीज़ में भी नज़र आ रही है। जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को उस वक्त में इस प्रोजेक्ट का इनेकाद किया जब पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात में था। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे 2013 या 14 में जब ये इनिशिएट हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी के खदशात थे, एनर्जी का बहुत बड़ा एक डाउनफॉल था, 18-18 घंटे लोड शेडिंग थी बाज़ जगहों पे पाकिस्तान में। और आपको पता है कि जब एनर्जी का एक इतना बड़ा फुकदान हो एक मुल्क के लिए, तो वो जो इकोनॉमिक एक्सेंचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। ये किसी भी डेवलप्ड स्टेट्स के लिए और किसी भी डेवलपिंग स्टेट के लिए, दोनों के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि एनर्जी का फुकदान जो है वो उसको ख़त्म किया जाए। तो उस जगह के ऊपर, उस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, तो चाइना की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके सी पैक की मद में पाकिस्तान को एक नया विजन दिया है। मैं ये समझता हूँ उसकी वजह ये है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान काफ़ी सालों से, चाहे हम कोल्ड वॉर की बात करें या फिर हम 9/11 की बात करें, तो हम जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उसके अंडर पाकिस्तान जो है वो रहा है, चाहते हुए और बाज़-औक़ात ना चाहते हुए भी। उसकी वजह से हुआ क्या, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि अगर आप ये जितनी साउथ ईस्ट एशियन जो छोटी छोटी इकोनॉमीज़ हैं इनको अगर देखें, इन्होंने पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत ग्रो किया जबकि पाकिस्तान नहीं कर सका। ये पहली दफ़ा थी 2014-15 में कि सी पैक ने पाकिस्तान को जियो इकोनॉमिक्स पे जाने का विजन दिया। और ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान ने अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक से हटा के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो है वो हमने उस पर फोकस किया है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी सीरियसनेस सी पैक की वो बीजिंग में और चाइना में भी नज़र आती है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहलाया जाता है। और इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जस्ट एक ये नारा नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा वज़न है इस नारे में, और वो ये है कि ये जो चाइना की जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं एनर्जी की, पेट्रोल की, उसको भी फुलफिल करेगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट आता है बेल्ट एंड रोड के अंडर। तो ये है कि हम इसको विन विन कोऑपरेशन कहते हैं, इसको विन विन प्रोजेक्ट कहते हैं। अच्छा, जिसमें चाइना को भी फ़ायदा हो रहा है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को तो हो ही रहा है। ठीक है। तो अब ये चाइना को भी फ़ायदा है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, लेकिन अब ये बताइएगा यासिर साहब कि ये जो इस वक्त चीनी सरमायाकारी है जनूबी एशिया में, इसका आप मुस्तकबिल किस हद तक सेफ़ और सिक्योर देख रहे हैं? चूँकि एक लॉन्ग टर्म मनसूबा है और इसके फ़वाइद और इसके बेनिफिट्स फ़ौरी तौर पर तो हमें नज़र नहीं आने, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 2030 का, 2032 का, शायद इससे भी थोड़ा आगे हम जाएँ, चूँकि एक बड़ा मनसूबा है और इस मनसूबे में फिर छोटे छोटे बहुत सारे मनसूबे हैं कि जिसका फ़ायदा ज़ाहिर पाकिस्तान की और चाइना की इकॉनमी को आगे आने वाले दिनों में पहुँचना है। तो ये जो सरमायाकारी बहुत बड़े पैमाने पर चाइना इस वक्त साउथ एशिया में करने जा रहा है, इस पर अपना आप ज़रा कमेंट कीजिएगा, इस पर आपका क्या तबसरा है? ये कितनी सेफ़ है, कितनी सिक्योर है और इसका फ्यूचर क्या है फिर? और मुस्तकबिल में कोई आपके जहन में कोई ऐसा टाइम मौजूद हो कि कब तक इसके फ़वाइद हम तक पहुँच सकेंगे? देखिए, चाइना की जो पॉलिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये बिज़नेस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं हमेशा से। और चाइना खुद भी कोशिश करता है कि जितनी भी जंगें हैं या जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ हैं
اس میں چائنا اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تقریباً 54 اسٹیٹس ہیں پوری افریقہ میں، کانٹیننٹ میں. اس میں صرف 53 اسٹیٹ ریاستوں نے جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پہ سائن کیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی دفعہ افریقن کانٹیننٹ میں افریقن لیڈرز یہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ چائنا وہ ملک ہے جس نے یہاں انویسٹ کیا ہے، ہمارے انفراسٹرکچر کو بلڈ کیا ہے، ہماری اکانومیز کو اسٹرینگتھن کر رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑی چیز جو ان کو کمفرٹ زون میں لے کے جاتی ہے افریقن اسٹیٹس کو، وہ یہ ہے کہ چائنا ان کے جو انٹرنل مسئلے ہیں، جو انٹرنل پولیٹیکل ڈائمینشنز ہیں، اس میں چائنا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ تھریٹ نہیں فیل کرتے. سیم اپلائز ٹو ساؤتھ ایشیا اور سیم اپلائز ٹو سی پیک اینڈ پاکستان ایز ویل. تو چائنا کا پرپز تو یہ ہے کہ وہ جو ان کی کمیونٹی آف شیئر ڈیسٹینی ہے، جو پاور پروجیکشن ہے یا ٹریجیکٹری ہے، اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اس کی وجہ سے وہ اپنے ایلائز بنا رہا ہے مسلسل. آپ پچھلے 30 سالوں میں دیکھیں تو کس طریقے سے چائنا نے جو ہے وہ انگریس کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے فوکس کیا ہے کہ سافٹ پاور کے تھرو، شیئرڈ بینیفٹس کے تھرو، اکنامک جو اسینڈنس ہیں، اکنامک کوآپریشن کے تھرو وہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات کو استوار کر رہا ہے. تو اگر ہم بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی دیکھیں تو یہ بہت بڑا ہیومنگس پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جس میں سی پیک ایک جز ہے، ایک اس کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اسپیشلی جس طرح کے نئے پروجیکٹس چائنا نے یہاں پہ انیشیٹ کیے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، جس میں انہوں نے جو ہے وہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا پروجیکٹ لے کے آئے، اس میں گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا پروجیکٹ لے کے آئے. تو یہ وہ سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ کمپلیمنٹ کرتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان کو بھی کہ پاکستان اس میں فوکس کرے، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے جو سوشو اکنامک بینیفٹس ہیں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کیا ہوا. جی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ سی پیک کا جو پہلا فیز تھا اس میں انفراسٹرکچر پہ کام کیا ہم نے، اس میں ہم نے انرجی جو فال آؤٹس تھے یا شارٹیجز تھی اس پہ کام کیا. میرا خیال ہے یہ جو سیکنڈ فیز ہے جو کہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان ابھی بھی کنسیڈر ہوتا ہے دا لیسٹ ڈی انڈسٹریلائز اسٹیٹ جو ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ نہ ہم انڈسٹریلائز اسٹیٹ ہیں، ابھی تک ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ایگریکلچر کے اوپر، زراعت کے اوپر فوکس کیے جا رہے ہیں. تو جب تک پاکستان سیمی انڈسٹریلائزڈ یا انڈسٹریلائز اسٹیٹ، فلی انڈسٹریلائز اسٹیٹ نہیں بنے گا تو تب تک ہم پروگریس نہیں کر پائیں گے. میرا خیال ہے یہ جو سیکنڈ فیز ہے جی جس میں انڈسٹریل کوآپریشن کے اوپر فوکس ہے، جتنا جلدی ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے، اسپیڈ اپ کریں گے، تو جو سوشو اکنامک ڈیویڈینڈس ہیں پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے، نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ابھی تک تو عام لوگوں کو اس کی کوئی بینیفٹ نہیں نظر آیا. میرا خیال ہے وہ بینیفٹ نظر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اچھا کیونکہ یہ فرسٹ فیز ہے، سیکنڈ فیز ہے، تھرڈ فیز ہے. کچھ پروجیکٹس 2030 میں ختم ہوں گے، کچھ پروجیکٹس 2035 میں جا کے ختم ہوں گے. اچھا تو فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمیں جو ان کے چائنا کے جو گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے اس سے سیکھنا ہے پاکستان کو کہ کس طرح چائنا نے خود گرو کیا، کس طریقے سے انہوں نے جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز یہاں پہ ان کا انعقاد کیا. پاکستان میں اس کا بہت بڑا فقدان ہے. انفارچونیٹلی ابھی ہمارے پاس نو ہاؤ نہیں ہے. یہاں پہ پاکستان میں جو ہی ینگ اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں یا ماسٹر ڈگری کرتے ہیں تو سب سے پہلے جاب کا بالکل سوچتے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ گورنمنٹ اس چیز پہ انسینٹیوز جو ہے وہ پرووائڈ کرے، انسٹیٹیوشنز پرووائڈ کرے کہ کس طرح ٹیکنیکل سکلز کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، تاکہ جو انڈیپینڈنٹ جو گروتھ ہے وہ معاشرے کی ہو سکے. تو اس میں ضروری ہے کہ ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ ہو. پھر پاکستان میں ایک بہت بڑا ٹریڈیشنل جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز جس کے اوپر کام ہو رہا تھا ٹریڈیشنلی، جس طرح ہمارے ہاں گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، باقی علاقے ہیں، ان کو میرا خیال ہے ضرورت ہے کہ اس کے اوپر مزید گروتھ کی جائے، کیونکہ جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ہے اس سے عام لوگوں میں اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی. جب اسکل ڈیولپمنٹ ہوگی تو جو لوگ ایون پڑھے لکھے ہیں وہ اس اسکل کو بہتر طریقے سے یوز جی کر پائیں گے اور اوور آل جو ہے وہ
लोगों की मईशत। ठीक है यासिर साहब, बहुत बहुत खूबसूरती के साथ आपने पाक चीन ताल्लुकात और ये जो सी पैक के जितने भी इसमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मौजूद हैं उन पर आपने बड़ी ज़बरदस्त ये रोशनी डाली है। लेकिन अब ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में चैलेंजेस कौन कौन से सामने आ सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान और चाइना ने हर शोबे में, वो चाहे ज़राअत का शोबा हो, वो इंडस्ट्री हो, वो डिफेंस हो, एक दूसरे से हमेशा मिसाली ताउन किया है। और ये जो मिसाली ताल्लुकात हैं, बेहतरीन और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ये ज़ाहिर है फिर दुश्मन ममालिक की नज़र में खटकते भी हैं और फिर वो इन ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें भी करते हैं, मुख्तलिफ साजिशें भी की जाती हैं, जो कि अभी तक किसी भी सतह पर हमने कोई कामयाब होते देखी नहीं है। लेकिन अब चूंकि सी पैक कामयाबी की तरफ जा रहा है, अपनी तकमील के मराइल को पूरा कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, तो क्या मुस्तकबिल में ऐसे चैलेंजेस हम देख सकते हैं? किस नौयत के वो चैलेंजेस हो सकते हैं और अगर वो सामने आते हैं तो फिर उनसे कैसे निपटना होगा? देखिए, चैलेंजेस का सामना तो हमें सी पैक की जब इंसेप्शन हुई थी उसी वक्त से चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है। वो पाकिस्तान भी फेस कर रहा है, चाइना भी फेस कर रहा है। मैं एज डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिकेशंस जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सी पैक में 4-5 साल मैं वहाँ पे का फ़राइज़ अपने अंजाम देता रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि सी पैक के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद बहुत ज़्यादा रही। और आप इस चीज़ को जानते हैं कि जब 2014-15 में पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो मुखालिफ मुल्क हैं, जैसे कुछ हमारे हमसाया मुल्क हैं, फिर ग्लोबली हम देखते हैं तो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसकी प्रोग्रेस हो। ऑफ कोर्स उसका सबसे बड़ा महवर जब सी पैक है तो सी पैक के खिलाफ चैलेंजेस होंगे, आज भी हैं। इवन ये फोर्थ जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई उसमें अगेन चाइनीज़ की तरफ से ये कहा गया है कि अब आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि जितनी भी डिस्टॉर्शन हो रही है सी पैक के खिलाफ, इन अजीब व गरीब किस्म के नैरेटिव्स जन्म ले रहे हैं, जिससे होता क्या है कि वो सी पैक बदनाम हो रहा है। बदनाम कैसे होता है कि एक बाकायदा एक प्लान के तहत सी पैक के ख़िलाफ़ तनकीद बार बार रोज़ाना करके मुख्तलिफ प्रेस के थ्रू, मुख्तलिफ मीडियाज़ के थ्रू, तो आम लोगों के दिल में एक डाउट क्रिएट होता है। और इसको हम कहते हैं कि ये मीडिया हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो कि सी पैक के ख़िलाफ़ उसने जन्म लिया हुआ है। आज भी हम इन चैलेंजेस का वो फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बड़े पॉजिटिवली इन चैलेंजेस का सामना किया है अब तक। अगर रीजनली हम देखें तो ताल्लुकात में अगर हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से दुनिया के जो ग्लोबल जो रिलेशनल डायमेंशंस हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आजकल की जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इकोनॉमिक वर्थ है किसी मुल्क की, उसकी वजह से जो है वो दूसरे ममालिक उसको मेजर करते हैं, उसको तोलते हैं कि ये मुल्क जो है हम इसको इससे किस तरीके से जो है अपने जो रिलेशन है उसको इस्तेमाल करें। तो चैलेंजेस से गुजर के ही पाकिस्तान ने इसको तकमील तक लेके जाना है। यही आज़म चाइना ने हमेशा से दिखाया है। तो मेरा ख्याल है जो भी चैलेंजेस आए पाकिस्तान उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार है, और मेरा ख्याल है अब अवाम भी काफ़ी हद तक तैयार है, क्योंकि चाइना वो मुल्क है जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आईं तो तकरीबन तमाम हुकूमतों ने चाइना की जो सोलिडेरिटी है उसको पाकिस्तान ने जो है उसको एक्नॉलेज किया है, एंडोर्स किया है। मैं समझता हूँ कि चैलेंजेस तो हैं और चैलेंजेस आएंगे भी, लेकिन हमने रेजोल्यूटली इन चैलेंजेस का मुकाबला करना है। तो यासिर साहब ये बताइएगा कि ये जो दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त हम देख रहे हैं जो तिजारत है वो चीनी करेंसी में हो रही है और ये इसमें कोई 14% का इजाफा भी हुआ है। 2018 में ये हमें सिर्फ 2% नज़र आती थी, तो 6 साल में 14% का इजाफा, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? ये एक राइट ट्रैक पर चल रहा है मामला, इसका मतलब? देखिए, इजाफे की जब तक ताल्लुक है तो चाइना का जो वॉल्यूम है यानी इन्वेस्टमेंट का वो ऑफ कोर्स बढ़ रहा है, यानी बाकी ममालिक के साथ भी बढ़ रहा है। अच्छा। और पाकिस्तान को चाइना एक बहुत इम्पोर्टेंट रुकन समझता है अपनी फॉरेन पॉलिसी का। मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है। अगर हम इवन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, हमारे जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि बड़े अच्छे डिफेंस रिलेशंस रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस भी अब सी पैक की वजह से बड़े अच्छे हैं, और हमारे जियो पॉलिटिकल ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत लैक कर रही है कि हमारे कल्चरल रिलेशंस अभी तक डेवलप नहीं हुए बहुत ज़्यादा। अभी इस जो फोर्थ जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी इसमें भी इस चीज़ का इजहार किया गया है
کہ پاکستان نے جو میڈیا کوآپریشن ہے چائنا کے ساتھ اس کو بڑھانا ہے، جو تھنک ٹینکس کا کوآپریشن ہے اس کو بڑھانا ہے۔ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے پاکستان میں، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹ میں بہت حد تک لیک کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں زراعت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم ابھی تک ڈیپینڈ کرتے ہیں ایگریکلچر کے اوپر، تو جو ایگریکلچر انوویشن ہے اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے۔ تو اگر ہم اس کے والیوم کی بات کریں اور اس کے پورے اگر ہم اس پورے پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے، تو اس میں بہت سارے ایسے کمپوننٹ موجود ہیں جہاں ابھی بالکل بھی سیچوریشن نہیں ہوئی، جہاں ہم نے سٹارٹس اپ پہ کام نہیں کیا۔ پاکستان ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی بیرن اکانومی ہے جس میں بہت بڑا جو ہے وہ حجم موجود ہے کہ مختلف انیشیٹیوز پاکستان شروع کر سکتا ہے۔ یوتھ پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ ہم سیکنڈ ینگیسٹ جنریشن ہے، اگر یوتھ کی بات کی جائے تو اس میں پاکستان کو بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں چائنا کو لے کے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انویسٹمنٹ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یاسر مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے اور سی پیک کی تکمیل سے متعلق اور کامیابی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے آگے بڑھ کر یہ تمام چیلنجز پورے ہونے اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات آگے مزید بہتر ہونے، اور سی پیک پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔